नमस्कार, ताजा विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाह आलम। कोलकाता में पहली बार भाजपा के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने बंगाल के लोगों को शानदार पेशकश दिया और कहा, बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को जिताइए, हम आपके लिए परिवर्तन ला देंगे। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनाव बाद गठबंधन के रास्ते खोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करें, लेकिन केंद्र के लिए भाजपा को जिताएं, इससे आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। ब्रिगेड ग्राउंड में मौजूद भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, यदि आप लोग केंद्र के लिए मुझे चुनते हैं तो आपको तिहरा फायदा होगा। राज्य में ममता दी परिवर्तन लाएंगी, केंद्र से मैं आपका विकास करूंगा और राष्ट्रपति के रूप में प्रणब दा तो सबके ऊपर है ही। आज के मोदी के पूरे भाषण पर हम दरअसल यह चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि ममता पर मोदी के नरम रुख का क्या मायने है। हम जानेंगे कि फेडरल फ्रंट पर इतने तीखे प्रहार के क्या मतलब है और साथ ही साथ प्रणब दा के बहाने बंगाल प्रेम का क्या है राज। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। क्या बीजेपी ममता के एनडीए में आगमन को लेकर अब भी डोरे डाल रही है? क्यों ममता के बार बार ना कहने के बावजूद बीजेपी दो टूक ना नहीं कह पा रही है? क्यों मोदी पर दो टूक हमला होने के बाद भी मोदी ने ममता पर प्रहार करने से परहेज किया? क्या मोदी को ये एहसास हो गया है कि दिल्ली की जंग जीतनी है तो दीदी को दोस्त बनाना ही पड़ेगा? ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो इस वक्त मोदी की ब्रिगेड रैली के बाद उठने लगे हैं। दरअसल कोलकाता की ब्रिगेड रैली में मोदी ने ममता दीदी पर तीखा प्रहार करने से परहेज किया। देखिए, यहां तो आपकी नई सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उसने वादा किया वो काम करेगी। जैसा करे, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन कुछ न कुछ करेगी। आप उनसे उनके काम का हिसाब मांगिए, रोज हिसाब मांगिए और मुझे सबकी सब सीटें दे करके आप फिर मेरा हिसाब मांगिए कि मोदी जी बताओ आपने क्या किया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से बंगाल सरकार चिट फंड घोटाले और महिला सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है, ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद मोदी इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार से कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। लोगों को लग रहा था कि नई सोच और नई उम्मीद का नारा देने वाले मोदी बंगाल को लेकर भी कुछ नई सोच की बात करेंगे, लेकिन हुआ इन सब के विपरीत। मोदी ने अन्य राजनेताओं की तरह ही भाषण दिए और वोटरों को लुभाने की कोशिश की। देखिए, यहां तो आपकी नई सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उसने वादा किया वो काम करेगी। जैसा करे, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन कुछ न कुछ करेगी। आप उनसे उनके काम का हिसाब मांगिए, रोज हिसाब मांगिए और मुझे सबकी सब सीटें दे करके आप फिर मेरा हिसाब मांगिए कि मोदी जी बताओ आपने क्या किया। मोदी ने अपने भाषण में हर वो हथकंडे अपनाए जिससे वोट मिले और दीदी नाराज भी न हो। मोदी ने बहुत चालाकी से ममता पर प्रहार करने से परहेज किया। ममता के आरोपों का जवाब तक नहीं दिया, उल्टे उन्होंने ममता के कामकाज की अप्रत्यक्ष रूप से सराहना ही कर दी। मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आपने प्रदेश में ममता को समर्थन दिया है तो केंद्र में हमें समर्थन दीजिए और हम दोनों विकास का हिसाब देंगे। बहरहाल मोदी ने जिस तरीके से अपना भाषण ब्रिगेड में दिया है, इससे इतना तो साफ हो गया है कि मोदी बिल्कुल नहीं चाहते कि दीदी उनसे नाराज हो और बातचीत के रास्ते बंद हो। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी क्या करती हैं। तो ममता पर नरम दिखे नरेंद्र मोदी। आज हम अपने विशेष में 3 बिंदुओं पर दरअसल चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी पर नरम रुख रहा है नरेंद्र मोदी का, इसके पीछे की सियासत क्या है, और दूसरे स्टेज में हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल किस तरीके से फ्रंट के ऊपर नरेंद्र मोदी ने हमला बोला, उसका क्या मतलब है, और साथ ही साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बंगाल सरकार को लेकर जो कुछ भी कहा है उस पर भी, और जो बंगाल प्रेम को खींचने की कोशिश की है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए, क्योंकि हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट के जरिए हमने बताने की कोशिश की है कि दरअसल आज के भाषण में ममता पर कितने नरम दिल रहे हैं नरेंद्र मोदी और इसका क्या मतलब है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर यादव इस वक्त कोलकाता से मौजूद है। शंकर, दरअसल हमने जो अपनी पहली रिपोर्ट के जरिए दर्शकों को यह बताने की कोशिश की है कि पूरा 1 घंटे का भाषण होता है और इस भाषण में लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद चिटफंड घोटाले पर, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सवालों के घेरे में है बंगाल सरकार, इन मुद्दों को लेकर मोदी जी कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन नरम रुख रहा। वजह क्या है इसके पीछे की? बिल्कुल सालम, इसके पहले 30 जनवरी को जैसे ममता ने ब्रिगेड में हुंकार भरा था और उन्होंने साफ तौर पर, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को दंगई पार्टी करार दिया था और उन्होंने नाम लिए बगैर ही कहा था कि वो दंगाइयों का साथ कभी नहीं देंगी और वो एकला चलो की नीति यानी अकेले चलने के लिए आगे बढ़ेंगी और लोकसभा में लगभग हर राज्य से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगी। उस ममता के इस ललकार के बाद भाजपाइयों को ये इस बात का इंतजार था कि शायद जब मोदी हुंकार भरे तो शायद वो ममता ने जो उनके ऊपर आरोप लगाया है उसका कहीं ना कहीं वो जवाब देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी आते हैं, मोदी के साथ जो भाजपा के अध्यक्ष है राजनाथ सिंह, वो मंच पर भाषण देते हैं। शहनवाज हुसैन जो कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भाषण चलता है, लेकिन कहीं से भी ममता के खिलाफ या तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कहीं से भी। शंकर, क्या इसको इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि मोदी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि दीदी की एक शक्ति है और वो शक्ति उनको चाहिए अगर दिल्ली की सत्ता चाहिए तो? जी बिल्कुल सालम, चूंकि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, अगर इन 42 सीटों का अगर आंकड़ा हम देखें तो अधिकांश सीटों पर तृणमूल की ही जय नजर आती है। वहीं अगर भाजपा को देखें तो भाजपा के पास महज एक दार्जिलिंग की सीट है और इस बार यह भी कह पाना काफी मुश्किल है कि वो सीट मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि इसके पहले जब लोकसभा का चुनाव 2009 पे हुआ था तो यशवंत सिंह ने दार्जिलिंग की सीट पर गोरखालैंड का मुद्दा लेकर उस सीट पर जीत हासिल की थी। अब वैसा नहीं होता दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि नरेंद्र मोदी को अगर 272 का आंकड़ा छूना है तो उनको कहीं ना कहीं ममता के साथ की जरूरत पड़ेगी और यही वजह है कि वो दरवाजा खुला रखना चाहते हैं ममता के लिए। बिल्कुल, दरवाजा खुला रखा गया है और साथ ही साथ डोरे डालने की कोशिशें लगातार हो रही है और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपनी रैली के दौरान दंगाई तक बगैर नाम लिए ही कह दिया था, उसका भी जवाब आज नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। और जिस तरीके से आम जनता यह उम्मीद कर रही थी कि बंगाल सरकार को लेकर जो सवाल है उन सवालों को लेकर शायद मोदी कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ प्रहार करेंगे ममता पर, ऐसा भी नहीं दिखा। इसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि ममता की शक्ति को नरेंद्र मोदी जरूर पहचानते हैं और जानते हैं। उनको लगता है कि दिल्ली की गद्दी चाहिए तो दीदी का साथ लेना ही पड़ेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते तो हम बात करेंगे फ्रंट पर जिस तरीके से प्रहार किया है उसके पीछे की सियासत क्या है। आवाज की तो गोली चला दूंगा। पुलिस को फोन लगाया तो तुम्हारी मम्मी को फोन लगाता हूँ। उनको क्यों? अरे उनको अच्छा लगेगा ना, उनका बेटा बड़ी बड़ी चीजें चुरा रहा है। बड़ी बड़ी चीज छोड़ दे, छोड़ दे। मम्मी को क्या कहते हैं? माँ। और क्या चुराएगा? खुद ही बता दो। अमूल मार्च, बड़े आराम से। जन जन की भागीदारी से हेमंत सोरेन की सरकार में नई सुबह का आगाज हुआ। मजदूर बने रिक्शे के मालिक, भूमिहीनों को भूमि का मालिकाना हक मिला, भटके युवाओं को मिला मौका। राज्य में पहली बार ओपन जेल खुली। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। मदरसों को अनुदान की बाधाएं हुई दूर। 65 साल से अधिक उम्र के सभी गरीबों को पेंशन, सभी पेंशनों में 200 रुपए की हुई बढ़ोतरी। बीपीएल लोगों को 10 रुपए में धोती साड़ी देने की शुरुआत हुई। सभी पंचायतों को पीसीसी पथ निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपए देने का निर्णय हुआ। राज्य के सभी मीडिया कर्मियों के लिए 5 लाख की बीमा योजना की हुई शुरुआत। हेमंत सोरेन की सरकार ने उम्मीदों को साकार किया।
लकवा हो या पुराना जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनेगा सिर दर्द। होंगे आपके साथ शर्मा जी, नस रोग विशेषज्ञ। अब होगा आपकी किसी भी बीमारी का इलाज नस उपचार के द्वारा, वो भी बिना किसी दवा के। देखें आरोग्य हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शनिवार सुबह 6 और 10 बजे आधी दुनिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ताजा विशेष में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोदी की जन चेतना रैली की। इस रैली के दौरान 3 बातें बहुत ही अहम निकल कर आई हैं। एक तरफ मोदी ने नरम रुख अपनाया है ममता बनर्जी के लिए, तो ऐसे में सवाल उठ रहे कि क्या मोदी इस बात को जानते हैं कि ममता एक बहुत बड़ी शक्ति उभर कर आ रही है 2014 में, और दरवाजा खुला रखना ही पड़ेगा क्योंकि अगर उन्हें दिल्ली की गद्दी चाहिए तो। वहीं दूसरा जो यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने आज फ्रंट को लेकर जबरदस्त हमला किया है, इसके पीछे की सियासत क्या है, और साथ ही साथ बंगाल के सेंटीमेंट को लेकर भी आज उन्होंने सियासत की है। इन 2 बिंदुओं पर भी हम आप बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि दरअसल फ्रंट को लेकर आज किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हमला बोला है और किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो जो पिछड़े हुए हैं उसकी वजह क्या है। नरेंद्र मोदी, वह नाम जो अपनी बड़ाई करता है और दूसरी की बुराई। ऐसा ही एक बार फिर हुआ। नरेंद्र मोदी जब कोलकाता के ब्रिगेड में गरजने लगे तो एक साथ कईयों पर निशाना साधा। क्या माकपा, क्या कांग्रेस, क्या थर्ड फ्रंट, हर कोई उनके निशाने पर था। अपनी पुरानी बातों को दोहराते हुए मोदी ने कहा कि जैसा देश का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ। माकपा पर प्रहार करते हुए मोदी ने कहा कि 35 साल के वाम शासन में बंगाल गर्त में चला गया, हमें मौका दीजिए, हम गड्ढे भर देंगे। नजरों से 60 साल इंतजार करते रहे, अब देश इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है और देश की एक ही मांग है, हमें विकास चाहिए, गरीब को रहने के लिए घर चाहिए, बीमार मां बाप को दवाई चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, मां बहनों को सम्मान चाहिए, खेत में पानी चाहिए। मोदी ने कहा कि थर्ड फ्रंट के नेता जरा एक बार रैली में जुटी भीड़ को तो देखें, उन्हें हवा के रुख का अंदाजा हो जाएगा। शायद मोदी जी को ममता की धन्यवाद रैली के बारे में किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग मोदी की रैली में थे शायद उससे 15 से 20 गुना ज्यादा लोग ममता की रैली में मौजूद थे। इस जनचेतना रैली में मोदी ने थर्ड फ्रंट पर जमकर प्रहार किया। मोदी ने कहा कि इस थर्ड फ्रंट वालों के कारण पूर्वी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हो, उड़ीसा हो, आंध्र हो, ये सारा हमारा पूर्वी इलाका, ये थर्ड फ्रंट के नाम पर देश को तीसरे दर्जे पर धकेलने में लगे हुए लोग, इन्हीं लोगों ने ये हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में राज किया है। सभी राज्यों में कभी न कभी वही राज करते रहे और उसी का नतीजा है, सिवाय बर्बादी हमने कुछ देखा नहीं है। मोदी के कथनी का सीधा मतलब था कि आप उत्तर वाले हमें वोट दीजिए, नहीं तो हम सत्ता पर काबिज नहीं हो पाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी शायद ये भूल गए कि जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं उनके सहयोग से उनकी भी सरकार 5 सालों तक केंद्र में चली है। चाहे बीजू जनता दल हो, चाहे आज के नीतीश कुमार हो, जेडीयू के, उनका भी समर्थन उनके साथ रहा है। और अब वो चूंकि प्रहार कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इन्हीं पार्टियों की वजह से पूरब के राज्यों का विकास नहीं हुआ है। इसके पीछे की भी सियासत हम दरअसल समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर यादव लगातार कोलकाता से मौजूद है। शंकर, नरेंद्र मोदी ने तो बहुत साफ साफ कह दिया कि जो पूरब के राज्य हैं वो इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि यहां पर जो फ्रंट की राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी सरकारें नहीं है, इसलिए ये राज्य पीछे रह गया।
लेकिन वो ये भूल गए कि उनके सहयोग से उनकी भी सरकार चली है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो इसी फ्रंट में आने वाले अभी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक हो। बिल्कुल सालम, शायद नरेंद्र मोदी इस बात को भूल रहे हैं कि जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो वो पूर्व की बात कर रहे हैं, ममता को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ी थी, शायद इस बात को वो भूल रहे हैं। शायद नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जब उनके समर्थन में थे, इस बात को शायद नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं और वो लगातार पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं कि जहां पर थर्ड फ्रंट के लोग हैं उसी जगह पर राज्य पिछड़ा है, लेकिन इसी थर्ड फ्रंट के बदौलत उनकी भी पार्टी लंबे अरसे तक चली है। और जहां तक नरेंद्र मोदी ने थर्ड फ्रंट के नेताओं से जो बात कही है कि अगर उनको हवा का रुख देखना है तो वो हेलीकॉप्टर से सवार होकर आकर देख ले, उन्हें हवा का रुख पता चल जाएगा। तो शायद नरेंद्र मोदी भूल रहे हैं कि 30 तारीख को जब ममता बनर्जी की रैली हुई थी, उस रैली का नजारा क्या था और जो 9 तारीख को रैली होने वाली है उसका नजारा क्या होगा। शायद इस बात को नरेंद्र मोदी भूल रहे थे। नरेंद्र मोदी को शायद ब्रिगेड का इतिहास नहीं पता था, शायद इसी वजह से उन्होंने इस ब्रिगेड के तकरीबन 1.5 लाख लोगों को उन्होंने जन समुद्र का नारा दे दिया, जन समुद्र की बात कह दी और यहां तक उन्होंने बंगाल के लोगों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ जहां प्रणब दा का नाम उन्होंने, बिल्कुल प्रणब दा वाले इशू पे हम चलेंगे, चूंकि हमारी एक रिपोर्ट भी है इस पर कि आखिर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी और आज उन्होंने खुद बंगाल के सेंटीमेंट को किस तरीके से भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश की है, हम उस दिशा में भी बात करेंगे। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजकल के असंतुष्ट पारिवारिक जीवन का मूल कारण है स्ट्रेस, जिससे आप में ऊर्जा व क्षमता की कमी महसूस होती है। इसके जड़ पे काम करें झंडू विगोरेक्स। अन्य दवाइयां असर तुरंत तो करती हैं, पर उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। झंडू विगोरेक्स एक सुरक्षित आयुर्वेदिक जोशवर्धक है जो आयुर्वेद पर आधारित है। इसमें है अश्वगंधा, शिलाजीत, मुसली और स्वर्ण भस्म जैसे 7 जोशवर्धक आप में लाए भरपूर ऊर्जा और क्षमता, ताकि आप पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें। रोजाना 1 कैप्सूल 2 बार ले। झंडू विगोरेक्स। Delicious Priya Bourbon Chocolate Cream Biscuit, your healthy choice. वाह, विश्वामित्री टी, जीवन से भरा स्वाद तुम्हारा। कहिए बिंदास। तो बताइए बिंदास बोल पर आप क्या कहना चाहते हैं? रहिए बिंदास। और लाइव शो के जरिए आपको मिलेंगे न्यूज ट्रेंड्स एंड फैशन फंडास। और बोलिए बिंदास। मैं आपके साथ करूंगी बिंदास स्टाइल में कुछ चटपटी बातें, क्योंकि ये है बिंदास बोल। प्यार का इजहार या गलती का इकरार, होंगी बातें दिल से दिल तक। टीवी की दुनिया का अनोखा लाइव शो, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड, ब्लू ब्लड, रेड ब्लड। अगर आप कर सकते हैं टंग ट्विस्टर को क्रैक, तो जुड़िए हमारे साथ बिंदास बोल में, जहां आप कर सकते हैं दिल खोल के बातें। तो नाराज हैं आपके दोस्त और आप मनाना चाहते हैं, तो बताइए कैसे मनाएंगे आप? तो जुड़िए बिंदास बोल से, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 7 आपके अपने ताजा टीवी पर। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय मीनू साड़ी, मीनू सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद। लकवा हो या पुराना जोड़ों का दर्द, कोई भी बीमारी आपके लिए नहीं बनेगा सिर दर्द। होंगे आपके साथ शर्मा जी, नस रोग विशेषज्ञ। अब होगा आपके किसी भी बीमारी का इलाज नस उपचार के द्वारा, वो भी बिना किसी दवा के। देखें आरोग्य हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे और शनिवार सुबह 6 और 10 बजे आधी दुनिया में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ताजा विशेष में, जिसमें हम बात कर रहे हैं
नरेंद्र मोदी की जन चेतना रैली की, जिसमें नरेंद्र मोदी ने ममता पर तो नरम रुख अपनाया, लेकिन फ्रंट पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बंगाल के जो सेंटिमेंट है उसे जोड़ने की कोशिश की। हम आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल आज रैली के दौरान किस तरीके से प्रणब दा को लेकर उन्होंने बंगाली सेंटिमेंट को लेकर राजनीति की और भाजपा की तरफ लोगों को खींचने की कोशिश की। देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं वह वहां की क्षेत्रीय भाषा से लोगों के मन को मोहना चाहते हैं। जब मोदी बंगाल पहुंचे तो उन्होंने बंगला में कुछ देर बोला, जैसे आमी तोमा के भालोबासी, लेकिन वह घाव पर नमक छिड़कना भी नहीं भूले। परिपक्व राजनीति की तर्ज पर मोदी ने बंगाल का सहारा लेकर सोनिया गांधी पर वार किया। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी कलकत्ते में थे, वापिस गए। लोकतंत्र तो ये कहता है कि उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर थे वो श्रीमान प्रणब मुखर्जी थे। अच्छा होता उस दिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी को अवसर दिया गया होता। 2004 में सबसे सीनियर नेता थे प्रणब दा। बहुत स्वाभाविक था कि अगर मैडम सोनिया जी बनना नहीं चाहती थी तो अवसर प्रणब दा को मिलना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह जी को बिठा दिया गया, प्रणब दा को अवसर नहीं दिया गया। मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, इन चीजों को भूलना मत। मोदी जानते हैं अगर 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होना है तो जख्म पर नमक छिड़कना जरूरी है, थोड़ा सेंटिमेंटल होना जरूरी है। अब देखना यह है कि यह सेंटिमेंट वोट पर कितना इफेक्ट डालता है। लेकिन मोदी शायद ये भूल गए कि प्रणब दा इस वक्त राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति बनाने में कांग्रेस की ही बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शंकर यादव लगातार कोलकाता से मौजूद हैं। शंकर, पहले ममता पर नरम रुख, उसके बाद फ्रंट पर लगातार हमला और उसके बाद अब जो प्रणब दा का जो एक दाव चला गया और जिस तरीके से बंगाली सेंटिमेंट को अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश की गई, इसके बारे में विश्लेषक क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल सालम, जिस तरह से उन्होंने प्रणब दा का नाम लाया सामने, चूंकि बंगाल में थे और बंगाल के जनसमूह को वो संबोधित कर रहे थे, ऐसे में जिस तरह वो शुरुआती दौर से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नाम लेते चले गए, उसके बाद विवेकानंद का नाम लिया और लास्ट में अंत में उन्होंने प्रणब दा पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब इंदिरा गांधी की 1984 में मृत्यु हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को आगे नहीं किया और राजीव गांधी को आगे बढ़ा दिया, जबकि उस कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ नेता प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे ऊपर में प्रणब है, नीचे में ममता है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इस बहाने एक कोशिश की है कि जो बंगाली सेंटिमेंट है, जो बांग्ला लोगों का एक लगाव प्रणब मुखर्जी के प्रति है, उसे भाजपा की तरफ जोड़ा जाए कांग्रेस के से काटकर। क्या एक कोशिश ये नहीं है इस बयान के जरिए? जी बिल्कुल सालम, कोशिश तो जरूर की है नरेंद्र मोदी ने कि बंगाल की जनता को अपनी तरफ जोड़ पाए, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी इस बात को भूल रहे हैं कि बंगाल जो आज सोचता है शेष भारत कल। बंगाल की जनता ये भली भांति जानती है कि भाजपा में अंतर कलह कितना है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ पार्टी में जो हुआ वो किसी से छुपी नहीं है, या फिर राष्ट्रपति पद के लिए राम जेठमलानी के साथ जो कुछ हुआ वो भी जनता अच्छी तरीके से जानती है। तो ऐसे में प्रणब दा का नाम सामने लाकर अगर नरेंद्र मोदी ये सोचते हैं कि बंगाली सेंटिमेंट को लेकर वो यहां से वोट ले लेंगे, तो वो शायद इस बात को भूल रहे हैं कि यहां पर तृणमूल भी एक बड़ी फैक्टर है जिसके खिलाफ वो बोलने से पूरी सभा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आज का जो पूरा भाषण रहा है उसमें नरेंद्र मोदी ने वो तमाम राजनीतिक दांव चलने की कोशिश की है जिसमें वोट भी मिल जाए और ममता बनर्जी नाराज भी ना हो, ताकि दरवाजा खुला रहे आगे बातचीत के। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। यह था आज का हमारा विशेष। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव विचार हमें भेज सकते हैं response@tazaTV.com पर। नमस्कार।